हेलो एवरीवन। आज आई एम वेरी मच श्योर कि बच्चे लोग आप बहुत खुश होने वाले हो, क्योंकि आप तक आपको लगता था कि शायद आपकी हर रोज़ क्लास ली जाती है, लेकिन आज आप खुश हो जाइए, आज आपके पेरेंट्स की क्लास ली जाने वाली है। एंड डेफिनेटली पेरेंट्स, आपके लिए भी क्लियर मैसेज, आप भी खुश हो जाइए, क्योंकि हम पेरेंट्स भी बच्चों को पालने में इतने व्यस्त होते हैं कि शायद हम ये भूल जाते हैं कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं एज ए पेरेंट्स। और जब तक हम ये सीख पाते हैं, जब तक हम जान पाते हैं, तब तक बच्चों की सीखने की एज जा चुकी होती है। तो आज मैं हर एज ग्रुप के लिए, हम अगर नए नए पेरेंट्स बने हैं उसके लिए भी, पेरेंट्स बनने वाले हैं उसके लिए भी, और अगर हमारे बच्चे इतने ग्रोन अप हो चुके हैं कि वो भी मैरिड हैं, इवन उस एज ग्रुप के लिए भी बहुत कुछ टिप्स हैं आज कि हम अच्छे पेरेंट्स कैसे बने, अच्छा रोल एज ए पेरेंट्स कैसे प्ले करें। तो प्लीज़ इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए, क्योंकि मैं आखिर तक बहुत कुछ अच्छा शेयर करने वाला हूं। सो लेट्स गो अहेड। ये मॉडल लीडरशिप स्टाइल से लिया गया है, और मैं पेरेंट्स की बात करूं तो पेरेंट्स क्या रोल प्ले करते हैं बच्चों की लाइफ में। डेफिनेटली एक लीडर का, जैसे एक लीडर का रोल होता है, वो अपनी टीम को मोटिवेट करता है, अपनी टीम को गाइड करता है, अपनी टीम को टाइम टू टाइम कंट्रोल भी करता है, अपनी टीम को जहां ज़रूरत पड़ती है उनको कोऑपरेट भी करता है, उनको सपोर्ट भी करता है, उनसे अच्छे रिलेशन भी बनाता है। सेम वे पेरेंट्स को भी अपने बच्चों के साथ कभी मोटिवेट भी करना पड़ेगा, उनको कभी गाइड भी करना पड़ेगा, कभी सिचुएशन बिगड़ेगी तो कंट्रोल भी करना पड़ेगा, और कभी कोऑपरेट भी करना पड़ेगा, कभी सपोर्ट भी करना पड़ेगा, और कभी अच्छे रिलेशंस भी बनाने पड़ेंगे। ये सारे अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग हम एज पेरेंट्स कैसे रोल प्ले कर सकते हैं, तो इस मॉडल से हम बहुत क्लियरली समझ पाएंगे। सो लेट्स मूव एट। अब मैं अलग अलग एज ग्रुप की बात करने जा रहा हूँ। अगर मैं सबसे पहली बात करना चाहूँगा कि एज पेरेंट्स हम क्या रोल प्ले करते हैं, तो नीचे आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन पे मैंने लिखा है डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब हम बच्चों को गाइडेंस देते हैं, डायरेक्शन देते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या अच्छा है उनके लिए, यानी कि काम से रिलेटेड, उनकी अच्छी हैबिट्स, उनके अच्छे डिसिप्लिन, ये सब कुछ काम से रिलेटेड है कि उनको क्या करना चाहिए, दैट इज डायरेक्शंस। आप वर्टिकल लाइन पे देखेंगे तो मैंने लिखा है सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब क्या है कि हम पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट का मतलब उनको अच्छे रिलेशंस बनाना, उनको लाड प्यार करना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, उनको जहाँ ज़रूरत पड़े उनके साथ खड़े होना, उनके लिए उनको सुनना। डेफिनेटली ध्यान रख के चलना। हम अक्सर ये कहते हैं कि बच्चे हमें सुनते नहीं हैं, लेकिन कभी अपने गौर किया कि आप भी बच्चों को नहीं सुनते हो? तो बच्चों को सुनना भी बहुत ज़रूरी है, ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट होती है। जब हम बच्चों को सुनते हैं तो उनको लगता है कि यस, मेरे पेरेंट्स हैं जो मुझे सुनते हैं, और जब उनको सुन के हम कोई डिसीजन लेते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो यस, एज पेरेंट्स हमारे दो बड़े इंपॉर्टेंट रोल हैं, डायरेक्शन देना और सपोर्ट प्रोवाइड करना बच्चों को। इन दोनों का अलग अलग कॉम्बिनेशन अलग अलग एज ग्रुप में कैसे होगा हमारा, लेट्स अंडरस्टैंड। डायरेक्शन जैसे जैसे इधर बढ़ते जाएंगे बढ़ती जाएगी, ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो सपोर्ट बढ़ती जाएगी, हम पीछे की तरफ आते जाएंगे तो डायरेक्शन कम हो जाएगी, यानी कि काम से रिलेटेड बातें कम होंगी, और अगर नीचे की तरफ आते जाएंगे तो सपोर्ट यानी कि बच्चों से ज़्यादा लाड प्यार करना, ज़्यादा रिलेशन बनाना, ज़्यादा उनको सर पे चढ़ाना, वो कुछ कम होता जाएगा, और ऊपर जाएंगे तो सपोर्ट बढ़ता जाएगा। तो अब अलग अलग कॉम्बिनेशन क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड। तो मैं पहले एज ग्रुप बता दूं आपको। मैं सबसे पहला, ये जो क्वाड्रेंट आप देख रहे हैं स्क्वायर, इसमें 0 to 7 ईयर्स, यानी कि एक बच्चा पैदा होने से लेकर 7 साल तक का जब का होता है तब हमें क्या करना चाहिए। नेक्स्ट है 7 to 14 ईयर्स, 7 से 14 साल के बच्चे के साथ कैसा रोल प्ले करना चाहिए एज पेरेंट्स। एंड नेक्स्ट इज 14 to 21 ईयर्स, 14 से 21 साल तक क्या रोल प्ले करना चाहिए एज पेरेंट्स। और उसके बाद 21 ईयर्स ऑनवर्ड्स, 21 साल के बाद हमें एज पेरेंट्स क्या रोल प्ले करना चाहिए बच्चों की लाइफ में। सो लेट्स अंडरस्टैंड। अब ये सिंपल सी बात है, आप समझ गए होंगे जो मैं लिख रहा हूँ ये किससे रिलेटेड है, मैच्योरिटी। डेफिनेटली ये एज से रिलेटेड है, बट यहाँ एज का मतलब केवल एज नहीं है, मेरा एज से मतलब है मैच्योरिटी, कि बच्चे में मैच्योरिटी कितनी है, कि उसमें 7 साल के बच्चे की एज की जितनी मैच्योरिटी होनी चाहिए उतनी है या नहीं है, 14 साल के बच्चे के पास जितनी मैच्योरिटी होनी चाहिए उतनी है कि नहीं है। डेफिनेटली वो एज मैटर करती है, बट समटाइम्स कुछ बच्चे आप देखोगे, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 7 ईयर्स का ही होना चाहिए। कुछ बच्चे 6 ईयर्स की एज में
7 ईयर्स की एज के बराबर मैच्योर हो जाते हैं, और कुछ बच्चे 8-9 साल तक भी बिल्कुल बचपने वाली बातें करते हैं, छोटे बच्चे जैसे 7 साल से भी छोटे बच्चे जैसे बिहेव करते हैं। तो ये एक नॉर्मल मैंने बताया है, बट इसको ध्यान रख के चलना, ये रेफरेंस मैच्योरिटी से है कि वो बच्चा इतनी एज के आसपास का मैच्योर हो चुका है या नहीं हो चुका। अदरवाइज दिस इज नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल, बट ऑन एन एवरेज ये लिया गया है। तो आप अपने आप देख सकते हो, आपका बच्चा, कभी आपने देखा होगा कभी कभी हम किसी बच्चे को बोलते हैं कि वो बच्ची होती 10 साल की है, लेकिन हम उसको बोलते हैं कि बिल्कुल नानी जैसी बातें करती है, दादी जैसी बातें करती है। इट मीन्स उसमें मैच्योरिटी बहुत जल्दी आ चुकी है। तो यहाँ पे रेफरेंस मैच्योरिटी से है। आप मैच्योरिटी देखेंगे तो इधर लो है, यानी कि जब बच्चा कम मैच्योर होता है, यानी कि एज कम है उसकी। इधर बढ़ेंगे तो हाई है मैच्योरिटी, यानी कि उसकी एज जैसे जैसे बढ़ रही है। अब इसमें अलग अलग हम क्या क्या स्टेजेस आएंगी, लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहला आप देखेंगे, मैंने इसको 4 स्टेजेस में बांटा है मैच्योरिटी को। फर्स्ट स्टेज जो है इसको बोल सकते हैं मैच्योरिटी लेवल 1, M1। पैदा होने से लेकर 7 साल का बच्चा, इसको हम बोल सकते हैं मैच्योरिटी लेवल 1 पे है, यानी कि उसकी मैच्योरिटी अभी कम है। नेक्स्ट स्टेज इज मैच्योरिटी 2, M2 लिखा है इसको मैंने। जब बच्चा 7 साल से 14 साल का हो जाता है। ऑफ कोर्स क्या करना मैं अभी बताने जा रहा हूँ, पहले स्टेजेस समझ लीजिए किस किस को मैं बताने जा रहा हूँ, कैटर करने जा रहा हूँ। थर्ड स्टेज, जब बच्चा थोड़ा और मैच्योर हो जाता है, M3 लेवल पे पहुँच जाता है, मैच्योरिटी लेवल 3 पे पहुँच जाता है। और मैच्योरिटी लेवल 4 कि जब बच्चा पूरी तरह मैच्योर हो चुका है। अब इनको कैसे कैसे डील करना है, लेट्स अंडरस्टैंड। तो मैच्योरिटी लेवल 1 जो है, यानी कि पैदा होने से लेकर 7 साल का जो बच्चा है, क्वाड्रेंट 1, ऐसे बच्चे को एज पेरेंट्स हमारा रोल क्या होगा, लेट्स अंडरस्टैंड। आप देखेंगे यहाँ पे मैच्योरिटी लेवल 1 वाले को हम इस तरीके से डील करेंगे। यहाँ पर आप नीचे से देखेंगे तो डायरेक्शन हाई है, आप हॉरिजॉन्टल लाइन पे देखेंगे तो डायरेक्शन इज हाई, यानी कि यहाँ पे गाइडेंस ज़्यादा देंगे, उसको डायरेक्शन ज़्यादा देंगे, उसको काम की बात ज़्यादा करेंगे, लेकिन सपोर्ट कम है। यानी कि यहाँ पर लाड़ प्यार करना, मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बच्चा इस चीज़ों को समझता ही नहीं है अभी इस स्टेज पे। लेकिन ये आपको पता होगा, एक 7 साल की एज तक बच्चा लगभग 60 to 70% वो सब सीख जाता है जो पूरी लाइफ में अप्लाई करेगा। यानी कि इस पहले 7 साल में बच्चे की सबसे ज़्यादा सीखने की स्टेज होती है। तो इस उम्र में उसकी हम जितना उसको ज़्यादा काम की बातें करेंगे, जितना सिखाने की बातें करेंगे, जितने अच्छे उसको विचार देंगे, जितने अच्छे उसको हैबिट्स देंगे, उतना ही अच्छा है। आपने अक्सर देखा होगा कई बारी कि कुछ बच्चे, बड़े बच्चे जब गलती करते हैं तो हम अक्सर उनको ये कहते हैं लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ बच्चा। वो मालूम है क्यों? क्योंकि जब बच्चे की सीखने की उम्र थी, उस वक्त हम बच्चे को सिखाने के बजाय सपोर्ट हाई रखी, यानी कि लाड़ प्यार ज़्यादा करते रहे, और उसकी सीखने की एज चली गई, तो बाद में सीखना नहीं चाहता वो। तो ध्यान रखिए, पहले 7 साल बच्चा सबसे फास्ट सीखता है। आपने अगर कभी महसूस किया हो कि एक नई लैंग्वेज सीखना क्या आसान काम है। नॉर्मली आपने देखा होगा, हम स्कूल में, कॉलेज में, एक लेट्स से कि हम अगर इंडियंस हैं तो हिंदी तो हम जानते हैं, हमारी मदर टंग है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज हम 10 साल 15 साल पढ़ते हैं, तब भी बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि नई लैंग्वेज सीखना इतना आसान काम नहीं होता। इसी तरह एक फॉरेनर है, ब्रिटिशर है, अंग्रेज है, वो 10 साल 15 साल भले ही हिंदी पढ़ ले, लेकिन उतनी अच्छी हिंदी नहीं बोल पाएगा। वो जब भी हिंदी बोलेगा हम समझ जाएंगे है तो अंग्रेज ही वो, क्योंकि एक नई भाषा सीखना आसान काम नहीं है। लेकिन कभी आपने महसूस किया कि एक बच्चा इंडिया में पैदा होता है, वो 2.5-3 साल का होते होते हिंदी में बात करनी शुरू कर देता है। एक बच्चा ब्रिटेन में, इंग्लैंड में पैदा होता है, वो 2.5-3 साल का होते होते इंग्लिश में बात करनी शुरू कर देता है। क्या वो किसी स्कूल में गया? क्या उसको कोई लैंग्वेज सिखाई गई? लेकिन उसने कहाँ से सीखी? अपने पेरेंट्स से, कि उस टाइम उसकी सीखने की स्टेज बहुत फास्ट थी। उसके पेरेंट्स, उसका एनवायरनमेंट में जैसी लैंग्वेज यूज़ की जा रही है, क्योंकि लैंग्वेज सीखना इतना मुश्किल काम होने के बावजूद इसने इतना आसानी से कर डाला। तो आप समझ जाइए कि क्या वो बच्चा केवल लैंग्वेज सीखता है उस स्टेज पे? वो हर चीज़ सीख रहा होता है, अपने पेरेंट्स का बिहेवियर, अपने पेरेंट्स के तौर तरीके, अपने पेरेंट्स के स्टाइल्स, वो सब कुछ सीख रहा होता है। तो यहाँ पे एज ए लीडर, एज पेरेंट्स आपका रोल क्या है कि बच्चे के लिए वो आइडियल लीडर बनिए, कि वो आपको कॉपी कर रहा है, वो आपसे सब कुछ सीख रहा है वो।
तो पहले 7 साल उसको जितने अच्छे संस्कार दे सकते हो, जितनी अच्छी हैबिट दे सकते हो, डायरेक्शन हाई। अब बच्चा जैसे 7 साल से बड़ा हो जाता है, ही कम्स इन सेकेंड क्वाड्रेंट, दैट इज 7 to 14 ईयर्स। अब इस तरह के बच्चे को कैसे डील करना है? M2 लेवल पे पहुंच गया तो इस तरीके से डील करना है। अब ये 7 to 14 ईयर्स क्या है, आप देखेंगे डायरेक्शन तो हाई थी, सपोर्ट भी हाई हो गई है, सपोर्ट भी हाई हो गई है, डायरेक्शन भी हाई। यानी कि ऐसे बच्चे को डायरेक्शन, अभी भी काम की बातें याद करनी है, अभी भी उसको सिखाना है, क्योंकि अभी वो पूरी तरह सब कुछ सीख नहीं चुका उसकी लाइफ में जो इस्तेमाल होने वाला है, वो बहुत कुछ सीखना बाकी है उसका। सिखाना भी जारी रखेंगे, डायरेक्शन भी देते रहेंगे, गाइडेंस भी देते रहेंगे, बट एट द सेम टाइम सपोर्ट भी बढ़ जाएगी। अब बच्चे को प्यार समझ आता है, अब बच्चे को समझ आता है कि आप उससे किस तरीके से बिहेव कर रहे हो। आप इस स्टेज पे र्यूडली बिहेव करोगे, अच्छी सपोर्ट नहीं दिखाओगे, लाड प्यार नहीं करोगे, अच्छे रिलेशन नहीं बनाओगे, यकीन करना बच्चा सुनेगा नहीं आपकी बात। तो यहां पे सपोर्ट भी बढ़ेगी, यानी कि प्यार भी बढ़ेगा, रिलेशन भी क्लोज होंगे पहले से ज़्यादा, लेकिन एट द सेम टाइम डायरेक्शन भी ज़्यादा बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि अभी भी सीखने की स्टेज है उसकी। लेकिन अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब बच्चा आपके सामने कोई प्रॉब्लम रखे अपनी, तो उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुरंत उसे मत दीजिए, क्योंकि अगर आप उसकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद देते रहेंगे तो वो अपनी नॉलेज कभी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ये उसकी विजडम डेवलपमेंट करने की एज होती है। यहाँ पे उसकी नॉलेज डेवलप हो रही थी, यहाँ उसकी विजडम, यानी कि उस नॉलेज को अप्लाई कब करना है, कैसे करना है, वो यहाँ पे सीख रहा होता है। तो जब भी बच्चा आपकी प्रॉब्लम रखे, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसी से पूछिए। जब वो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा तो वो ज़्यादा रेलिवेंट होगा, उसको खुद पता होगा कि यस मुझे क्या चाहिए, और वो बच्चा ज़्यादा अच्छे से अपनी प्रॉब्लम जानता है, उसका सॉल्यूशन भी जानता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि बच्चा कहता है कि मेरा स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा, तो आप तुरंत मत कहिए कि मैंने इतनी फीस पे करी आपके स्कूल के लिए, इतना अच्छा स्कूल ढूंढ के दिया है। हम अक्सर पेरेंट्स एज ए उसको एकदम बस्ट आउट हो जाते हैं बच्चे के ऊपर कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। लेकिन सोच के देखिए कि बच्चा क्यों कह रहा है, उसी से पूछिए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है। वो बताएगा कि स्कूल में ये प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालिए। वो बच्चा खुद बताएगा कि टीचर को मिलने की ज़रूरत है, मुझे बच्चे परेशान करते हैं, या वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। वो खुद बताएगा अपनी प्रॉब्लम, सॉल्यूशन भी खुद बताएगा। तो कोशिश करिए उसके सॉल्यूशन के साथ जाइए, वो ज़्यादा रेलिवेंट होगा। तो यहाँ बच्चों के लिए सपोर्ट बनिए, ना कि उनको फोर्स करिए। नेक्स्ट, जब बच्चा 14 साल से 21 साल हो जाए तो हम इस तरीके से रोल प्ले करेंगे, यानी कि यहां पर देखेंगे तो डायरेक्शन कम हो गई है, सपोर्ट बढ़ गई है। सपोर्ट इज हायर, डायरेक्शन कम। अब यहां पे इस स्टेज में हम सपोर्ट और बढ़ा देंगे, डायरेक्शन कम कर देंगे। डायरेक्शन कम का मतलब क्या है कि अब हम ज़्यादा काम की बातें नहीं करेंगे, हम उसको ज़्यादा बार बार ये नहीं करेंगे कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, क्योंकि ऐसा ज़्यादा कहेंगे तो बच्चा सुनना बंद कर देगा। वो क्लियर जवाब देगा, अरे आपको नहीं पता, आपसे ज़्यादा मैं जानता हूँ। और जिस दिन ऐसा सुनने को मिल गया, उसके बाद यकीन मानना बच्चा आपको नहीं सुनेगा। तो वो स्टेज मत आने दीजिए। हाँ, यहाँ पर एज पेरेंट्स हम उसके लिए सपोर्ट खड़े हों, उसको जहाँ भी प्रॉब्लम आए वी आर देयर टू सपोर्ट हिम और हर, लेकिन ज़बरदस्ती मत करिए, कुछ फोर्स मत करिए। ज़्यादा स्ट्रेस करेंगे तो बच्चा आपसे दूर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मैच्योर हो चुका है, उसका मैच्योरिटी लेवल 3 लेवल पे पहुँच चुका है, वो बहुत कुछ खुद जानता है। हाँ, मैं यहाँ पे ध्यान रख के चलना, नो डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ कि हम कोई डायरेक्शन नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। मैं लो डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ कि हम डायरेक्शन कम देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहाँ उसको जरूरत पड़ेगी डायरेक्शन देनी पड़ेगी, डायरेक्शन भी देंगे। तो यहाँ किसी भी क्वाड्रेंट में ऐसा नहीं है कि ज़ीरो डायरेक्शन या ज़ीरो सपोर्ट, वो बिल्कुल नहीं रहेगी। कभी सपोर्ट कम हो सकती है, कभी डायरेक्शन कम हो सकती है, बट ज़ीरो डायरेक्शन या ज़ीरो सपोर्ट बिल्कुल नहीं होगी, वो हमेशा लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी। अब इस क्वाड्रेंट में बच्चा जो डिसीजन लेना चाहता है, हर वक्त उसके डिसीजन को क्वेश्चन मत करिए, हर टाइम उसके डिसीजन पे डाउट मत करिए, बल्कि उसको सपोर्ट करने की कोशिश करिए। हाँ, सच में जहाँ लगे कि बिल्कुल गलत डिसीजन है, आप पेरेंट्स हैं, आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, आप उसको गाइड कर सकते हैं, लेकिन फोर्सफुली नहीं, सपोर्टिव वे में। पहले एक रिलेशन बनाना, रैपो बनाना। रैपो का मतलब क्या है कि जब हम दो लोग एक ऐसी सिचुएशन पे होते हैं जहां हम दोनों के बीच में ट्रस्ट डेवलप होता है,
उस वक्त हम एक दूसरे की बात सुनने को भी तैयार होते हैं, मानने को भी तैयार होते हैं, लेकिन जब बच्चे को फोर्स करते हैं तो रैपो खत्म हो जाता है। उस वक्त हम बच्चे को कुछ ज़बरदस्ती मनाने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, वो नहीं मानेगा। तो पहले वो ट्रस्ट वाला एनवायरनमेंट डेवलप करिए, उसी को बोलते हैं सपोर्टिव सिस्टम, सपोर्टिव एनवायरनमेंट। तो उस एनवायरनमेंट में जाके बच्चे को गाइड करेंगे तो सुनेगा आपकी बात। अब बात करते हैं कि बच्चा 21 ईयर्स की एज भी क्रॉस कर चुका है। अगेन आई एम सेइंग कि ये एज नहीं है, ये एज का मतलब है यहाँ पे उस एज के बराबर की मैच्योरिटी होना। तो जब बच्चा 21 साल से प्लस हो जाता है, यानी कि 21 साल की मैच्योरिटी का एक इंसान जितना होना चाहिए उसके बराबर उसके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है, तो अब हम आ जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब यहाँ M4 जब पूरी तरह वो मैच्योर हो चुका है तो इसको कैसे डील करेंगे, इस तरीके से, यानी कि अब आप देखेंगे कि तो डायरेक्शन भी कम हो चुकी है, सपोर्ट भी कम हो चुकी है। अब इसको हम कह सकते हैं तुम जानो तुम्हारा काम जाने, लीस्ट इंटरफेरेंस, कम से कम इंटरफेयर करिए उसकी लाइफ में, उसके डिसीजन खुद को लेने दीजिए, क्योंकि अब वो आपने उसको ऐसा एनवायरनमेंट दिया है कि वो बहुत अच्छे से अपनी नॉलेज एक्सपीरियंस भी सीख चुका है, विजडम अपनी डेवलप कर चुका है, आपने उसको ऐसा सपोर्ट किया कि अच्छे डिसीजन उसको अपनी लाइफ में ले चुका है। अब उन डिसीजन को इंप्लीमेंट करने की बारी है, अब उसको अपने दम पे करने दीजिए। और मे बी कि इसके बाद शायद 1 साल 2 साल 3 साल के बाद उसकी शादी भी होने वाली हो इस एज में, या हो चुकी हो या होने वाली हो। अब ज़्यादा उसकी लाइफ में इंटरफेयर करेंगे तो मालूम है क्या होगा, वो तो परेशान होगा ही होगा, उसकी बीवी या उसका हस्बैंड जो भी हैं वो भी ये कहेंगे कि आपके पेरेंट्स हमारी लाइफ में इतना इंटरफेयर क्यों करते हैं। अक्सर सास बहू के झगड़े आपने देखे होंगे, मालूम है किस स्टेज पे होते हैं, यहाँ पे, क्योंकि माँ चाहती है कि ये बच्चा तो मेरा है और कोई इससे मेरे से छीनने वाली कौन होती है इसको। और इवन जो बेटियां होती हैं उनको भी अगर ज़्यादा उनकी मदर्स इंटरफेयर करती हैं तो वहाँ उनके हस्बैंड्स या उनके इन लॉज को परेशानी होती है कि इनकी माँ इतना इंटरफेयर क्यों करती है बीच में। तो प्लीज़ यहाँ पे बच्चों को फ्रीडम दीजिए, कम से कम सपोर्ट, कम से कम डायरेक्शन। मीन्स ऐसा नहीं है कि आपकी डायरेक्शन या सपोर्ट खत्म हो जाएगी, आपका लाड प्यार, आपका रिलेशन खत्म हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, वो सब कंटिन्यू रहेगा। आप उनके पेरेंट्स हैं, लेकिन जितना उनको चाहिए उतना ही। जब वो आपसे पूछें उसको डायरेक्शन दीजिए, जब वो आपके पास बैठना चाहें उनसे रिलेशन बनाइए, उसको लाड प्यार दीजिए, उनसे प्यार कीजिए। बट ज़बरदस्ती ज़्यादा झुकाव अभी भी रखेंगे तो उसके लिए वो बाउंडेशन हो जाएगी, मे भी उसकी लाइफ में इंटरफेरेंस लगेगी उसको या उसके स्पाउस को। तो यहाँ पे काफ़ी हद तक उसे कह सकता हूँ फ्री स्टाइल, फ्रीडम, लिबर्टी दे दीजिए बच्चे को, अपने डिसीजन लेने दीजिए कि वो पूरा मैच्योर हो चुका है। इस तरीके से हम अपने रिलेशंस को एज पेरेंट्स और एज बच्चे बहुत लंबा, बहुत अच्छा निभा पाएंगे। और यहाँ इंटरफेयर करेंगे तो रिलेशन बहुत जल्दी टूट सकते हैं और एक दूसरे से बहुत जल्दी दूर हो सकते हैं और शायद पैचअप होने की पॉसिबिलिटी ना बचे फिर, तो वो सिचुएशन मत आने दीजिए। सो आई होप आपको मेरी बातें ठीक से समझ आ गई होंगी। मैं फिर से इसको एक बार समराइज़ कर देता हूँ। सबसे पहली स्टेज लिखी थी मैंने 0 to 7 ईयर्स, पैदा होने से लेके 7 वर्ष तक। ऐसे बच्चों को डायरेक्ट करिए, उनको डायरेक्शन दीजिए, गाइडेंस दीजिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सीखने की उम्र होती है। नेक्स्ट 7 साल से 14 साल का बच्चा, इस बच्चे को कोच करिए। कोच का मतलब क्या होता है, आपने देखा है कोच कौन होता है, अच्छा कोच कौन होता है, वो खुद नहीं करता, सामने वाले से करवाता है। कोच, एक अच्छा कोच, एक अच्छा टीचर हम किसको बोलते हैं? अच्छा टीचर आपने देखा होगा कभी भी बच्चों के प्रॉब्लम का सलूशन खुद करके नहीं देता उसको, वो पहले बच्चे से पूछता है कि आपको ये प्रॉब्लम आई, आपने कैसे सॉल्व की, अच्छा ऐसे की, ठीक है एक बार और ट्राई करो, अच्छा ऐसे नहीं की, किसी और तरीके से करके देखो। वो पहले बच्चे से सारे ऑप्शन लेता है, फिर जो बेस्ट ऑप्शन होता है अप्लाई करने के लिए कहता है। तो यहाँ पे कोच बनिए कि बच्चों की जब प्रॉब्लम आए उनको तुरंत उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मत दीजिए, बल्कि उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन पहले उनसे लीजिए। अगर वो अच्छा सोल्यूशन दे पाए वेल एंड गुड, नहीं दे पाए तो यहाँ पे डेफिनेटली डायरेक्शन देने की भी जरूरत पड़ सकती है कि हर चीज नहीं सीख चुका वो। थर्ड स्टेज 14 ईयर्स टू 21 ईयर्स, ऐसे बच्चों को सपोर्ट करिए। मीन्स जहां वो जो डिसीजन लेना चाहे, वी आर देयर टू सपोर्ट हिम और हर। तो ज़्यादा आप काम की बातें करेंगे, यहाँ पर ज़्यादा डायरेक्शन की बातें करेंगे, बच्चे इरिटेट हो जाएंगे। तो यहाँ सपोर्ट बनिए उनके लिए। एंड फोर्थ स्टेज इज जब वो 21 साल से भी आगे बढ़ जाए
तो यहाँ पे डेलीगेट कर दीजिए, उसकी लाइफ का कंट्रोल उसी को दे दीजिए, उसी को सौंप दीजिए, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और इस तरीके से हम अच्छा रोल अपने लिए भी प्ले कर सकते हैं और बच्चे भी हमसे, आई एम वेरी मच श्योर, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे, क्योंकि मैं खुद पिछले 30+ ईयर से एक फादर का रोल प्ले कर रहा हूँ और मैंने भी अपनी लाइफ में, शायद मुझे लगता है, हालांकि मेरे बच्चे मुझे बहुत आइडियल फादर मानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैं और भी अच्छा रोल प्ले कर सकता था और ये बातें और भी पहले जान गया होता। बट ऑफ कोर्स इट्स नेवर टू लेट। मैं आज भी सीखता भी हूँ और सिखाता भी हूँ। सो माई बेस्ट विशेज़ टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो मैं ऐसी और वीडियोस लाता रहूँगा। माई बेस्ट विशेज़ टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।